हाँ जी। तो अभी तक आपने क्या सीखा था? आपने अब तक क्या सीखा था कि जब भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्या बोला? जब भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसे जो हम कर रहे हैं कलेक्ट, उसके पीछे एक मोटिव होता है कि हम उसको स्टडी करना चाहते हैं। क्या कहते हैं? स्टडी करना चाहते हैं। आप लोगों ने ये सीखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के हर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत अच्छे स्तर पे, बहुत अच्छे स्केल पे इस्तेमाल होता है। और उसमें से एक मेथड है सैंपलिंग का। क्या बोला? सैंपलिंग। देखो इंडिया की कितनी ज्यादा आबादी है, हर सेक्टर में भीड़ है, नहीं? इतनी बड़ी आबादी को क्या तुम सेंसस के मेथड से आसानी से स्टडी कर सकते हो? नहीं। माना कि सेंसस में क्या होती है, एक्यूरेसी होती है, बट वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है। लेकिन सैंपलिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें कितने भी बड़े पॉपुलेशन को, कितने भी बड़े यूनिवर्स को स्टडी करना थोड़ा सा आसान बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सैंपलिंग मेथड से एक्यूरेसी आती है, मैं ये कह रहा हूं कि टाइम कम लगता है, एफर्ट्स कम लगते हैं। बात समझ आ रही है? तो आज उसी चीज को ध्यान में रख के हम आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और वो क्या है? सैंपलिंग मेथड एंड सेंसस मेथड। ये किसी भी डेटा, किसी भी इंक्वायरी को स्टडी करने के दो मेथड्स हैं। पहला क्या बोला मैंने? सैंपलिंग। सेकंड क्या बोला? सेंसस मेथड। अभी हम किसके बारे में जिक्र नहीं करने वाले? हम सेंसस का जिक्र नहीं करेंगे। वैसे सेंसस में था क्या? जब हम पूरे यूनिवर्स के हर एक आइटम को स्टडी करते हैं तो दैट इज योर सेंसस मेथड। बात समझ आ रही है? लेकिन सैंपलिंग में हम उसमें से एक, दो या तीन सैंपल को निकाल लेते हैं और फिर उसी के बेसिस पर फिर हम सैंपल की स्टडी करते हैं, और सैंपल को स्टडी करने के बाद हम ये तय करते हैं कि हाँ भाई पूरे के पूरे यूनिवर्स का बिहेवियर क्या हो सकता है। क्लियर हो गया? तो यहां पे कहीं ना कहीं एक्यूरेसी से हम मार खा जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि सैंपलिंग कितने टाइप की होती है। तो आपकी बुक में क्या लिखा है, आप अगर देखो इस चीज को, क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा है कि सैंपलिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पहली क्या लिखी है? रैंडम सैंपलिंग। एंड सेकंड क्या लिखी है? नॉन रैंडम सैंपलिंग। आज की इस क्लास के अंदर हम नॉन रैंडम सैंपलिंग का जिक्र नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ रैंडम सैंपलिंग के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। और रैंडम सैंपलिंग के अंदर आपके टू टाइप्स की सैंपलिंग आती है। पहला क्या था? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब ध्यान से बात को सुनना, रैंडम सैंपलिंग बोलूं या सिंपल रैंडम सैंपलिंग बोलूं, बात एक ही है। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग, और एक क्या होती है? रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। फिर रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग के तीन पार्ट है। पहला क्या था? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। फिर क्या था? सिस्टेमैटिक रैंडम सैंपलिंग। और एक क्या था? क्लस्टर सैंपलिंग। और एक लास्ट भी इनफैक्ट मल्टी स्टेज सैंपलिंग है। तो आज की जो क्लास के अंदर हम सारी की सारी इस रैंडम सैंपलिंग को तो हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन दो करेंगे। कौन कौन सी लिखी बोलो? पहली कौन सी है? अगर मैंने रैंडम लिखा तो दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल रैंडम। सिंपल रैंडम सैंपलिंग हो गया। और एक क्या हो गया? स्ट्रैटिफाइड। पहला क्या हो गया? सिंपल रैंडम। सेकंड क्या हो गया? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। बात समझ में आ रही है? तो अभी फिलहाल मैं इसके बारे में आपसे जिक्र नहीं करूंगा। अभी हम किसकी बात करेंगे? व्हाट इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल या रैंडम, बात एक ही है। कंफर्म हो गया? ठीक है। जरा 2 मिनट के लिए एक वर्ड के ऊपर ध्यान दो। क्या लिखा है? सिर्फ रैंडम। रैंडम वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी को भी रैंडमली चूज कर लिया। क्लास के अंदर 100 बच्चे बैठे थे, स्पोर्ट्स के आते हैं टीचर, और उनको स्पोर्ट्स के लिए 10 बच्चे चाहिए जो कि उनके स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा बच्चा खेलने में अच्छा है, उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा बच्चा खेलने में इंटरेस्टेड है, हाँ या ना? उन्होंने किसी का हैंड भी रेज नहीं करवाया। वो सीधा क्लास के अंदर आए, देखा भैया 100 बच्चों की स्ट्रेंथ बैठी है, और अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से उन्होंने रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर लिया, 10 बच्चों को उठाया और बाहर ले गए। इसे कहते हैं रैंडम। रैंडमली किसी को भी चूज कर लेना। बात समझ आ रही है? ठीक है, इसे कहते हैं रैंडम चूज करना। मैंने सैंपल नहीं बोला, मैंने कहा रैंडमली चूज कर लिया। सबसे पहले हमको रैंडम वर्ड का जो मतलब है उसको जानना है कि रैंडम होता क्या है। आपने कभी देखी है ताश की गड्डी होती है, ताश की गड्डी। मान लो कि वो नंबर वाली साइड आपकी तरफ है, ये ताश की गड्डी है, नंबर वाली साइड आपकी तरफ है। मैंने उसमें से रैंडमली कोई भी एक पत्ता, मुझे नहीं पता कि वो पत्ता कौन सा है, जब देखा तो लिखा था भैया हर्ट्स का ए। क्या था? हर्ट्स का ए। मान लेते हैं, क्या मैंने ये इंटेंशनली चूज किया कि हर्ट्स का ए तो यही है, मैं इसी को चूज करूंगा? नहीं। रैंडम का मतलब क्या है? बिना सोचे समझे किसी को भी चूज कर लेना, दैट इज योर रैंडम। अब ये बताओ कि इसके अंदर रैंडम सैंपलिंग का मतलब क्या होता होगा? कि हमको सैंपल चाहिए, हमें क्या स्टडी करना है? पॉपुलेशन।
स्टडी करना क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर मान लो कि 100 आइटम्स हैं। कितने आइटम है? तो किसी को भी सैंपल चूज कर लेना रैंडमली। कुछ बात समझे क्या बात हो रही है? रैंडम सैंपलिंग। हम सैंपल चूज करेंगे उस 100 में से कोई एक, और वो भी रैंडमली चूज करेंगे, बिना सोचे समझे चूज करेंगे। उसे कहते हैं रैंडम सैंपलिंग। आपको लगता है कि रैंडम सैंपलिंग किस हद तक कामयाब होती होगी? कोई एक या दो रैंडमली अपने लिए कोई सैंपल चूज कर ले रहा, कितना सही होता होगा ये? देखो, ये वहां पे कामयाब होता है जहां पे आपको टाइम बचाना होता है। इसमें एक्यूरेसी नहीं होती, ध्यान रखना। ना 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 ना, सैंपलिंग रैंडम, वो भी रैंडम ले रहे हो भाई। सैंपल चूज करो लेकिन सोच के तो करो। अगर सोच के कर रहे हो तो रैंडम नहीं करोगे। वो जो ताश की गड्डी में से मैंने एक पत्ता उठाया, क्या मैंने पहले दिमाग में था क्या अच्छा यही उठाऊंगा, ये हार्ट ऑफ ए है, क्या दिमाग में था? नहीं, रैंडम चूज कर लिया भैया, ये पत्ता है देखो, अच्छा ये है। इसे कहते हैं रैंडमली किसी को चूज कर लेना। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ? मेरा टाइम बचा। मुझे मतलब नहीं है कि मेरे हाथ में पत्ता कौन सा आ रहा है, बस मुझे चूज करना था, मैंने कर लिया। क्लियर हुआ? आइए देखिए, रैंडम सैंपलिंग मेथड refers to a method in which every item in the universe, का मतलब क्या है? वही पॉपुलेशन जिसकी आप स्टडी करना चाहते हो। पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज अ सैंपल। मतलब बताओ, बहुत सिंपल लिखा है। हाँ, बिल्कुल सही बात। क्या बोला? वो जो ताश की गड्डी खोली हुई थी, उसमें कितने पत्ते होते हैं? 52, 52 ये तो होते हैं। क्योंकि मैंने किसी पत्ते को देखा तो था नहीं, तो क्या ये कहना ठीक रहेगा क्योंकि सर आपने बिना देखे किसी को भी रैंडमली चूज कर लिया तो 52 के पास पूरे चांस थे, कोई भी सेलेक्ट हो सकता था? नहीं ऐसा। उसी को बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। किसी को भी सैंपल चूज कर लिया रैंडमली। तो अगर आइटम 100 है, स्टूडेंट अगर क्लास के अंदर 100 थे, तो वो 100 क्या? तुम्हारा पॉपुलेशन है, यूनिवर्स है। और अगर वो स्पोर्ट्स के टीचर आके चूज करते हैं मुझे 10 बच्चे चाहिए स्पोर्ट्स के लिए, तो क्या 100 में से 100 बच्चों के पास इक्वल चांस था कि उनको भी सेलेक्ट किया जा सकता था? हाँ, उसी को बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। बात समझ में आ रही? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक। इसे कभी कभी हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, संभावना। संभावना सबके पास इक्वल थी। 100 बच्चों के पास पूरी की पूरी 100 संभावना थी कि किसी को भी सेलेक्ट किया जा सकता था एज अ सैंपल के तौर पे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, इसके मेरिट्स। अच्छा, एग्जांपल तो लिखा ही नहीं है। एग्जांपल लिखा हो लॉटरी सिस्टम। क्या बोला? कभी देखा है आपने लॉटरी को? लॉटरी क्या होती है? लॉटरी पता है? हाँ, पर्चे पे नाम लिख दिया। क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, चलो 10 नहीं 100 बच्चे हैं। फिर से अब हम जाके चूज नहीं करेंगे, अब हम सारे बच्चों का एक एक पर्ची के ऊपर नाम लिखेंगे। गणेश पर्ची फोल्ड, करण पर्ची, लक्की पर्ची, और करते 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 मुझे 100 पर्चियां बनानी पड़ेंगी। और फिर उसको मैंने एक बॉक्स के अंदर जाके डाल दिया, बॉक्स को अच्छे से मैंने हिला दिया। अब भैया मैं कोई भी पर्ची चूज करने को तैयार हूं, और जो 10 पर्चे मेरे हाथ में आएंगी वही बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ से खेलेंगे। दैट इज योर व्हाट? लॉटरी। जब आप किसी चीज की पर्ची बनाते हो ना, दैट इज योर लॉटरी सिस्टम। क्योंकि उसमें आपको कुछ नहीं पता होता कि मैं जो पर्ची उठा रहा हूं उसमें नाम क्या लिखा है, उसमें कुछ नहीं पता। मैं गणेश को ही चूज करना चाहता हूं, लेकिन पर्ची जो उठाई है उसमें गणेश ही लिखा होगा, हमें नहीं पता। क्या पता कि लिखा हो, क्या पता कि ना लिखा हो। 50% चांस है, हो सकता है, 50 चांस है नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ? दैट इज योर मतलब अगर एग्जाम में आ गया कि लॉटरी सिस्टम किसका एग्जांपल है, क्या लिख कर आओगे? सिंपल रैंडम सैंपलिंग का है। अच्छा, पहला फायदा क्या है इस तरह के सैंपलिंग को यूज करने का? फायदा क्या है? क्या लिखा है? नो पर्सनल बायस, मतलब भेदभाव। इसका मतलब क्या होता है? पार्शियलिटी। मतलब क्या है पार्शियलिटी का? एग्जांपल दे दूं, मेरे पास 100 पर्चियां हैं, सबके नाम लिखे हैं, लेकिन मैं उसमें करण को चूज करना नहीं चाहता। मान लेते हैं करण को चूज करना, मैंने एक हाथ डाला अंदर, मेरे मन में है कि मैं करण को चूज, जो पर्ची हाथ में आएगी क्या पूरे चांसेस है कि उसमें इसका नाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है? तो इसमें मैं भेदभाव नहीं कर सकता इसके साथ, क्योंकि मैं रैंडमली चूज कर रहा हूं। दिल में क्या है? नफरत है इसके लिए, इसको मुझे चूज नहीं करना है।
लेकिन अगर पर्ची उठा रहा हूं तो सच में मुझे नहीं पता कि इसमें इसका नाम लिखा होगा या नहीं लिखा होगा। मतलब मैं ऐसी सैंपलिंग में किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। नहीं है? बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? इक्वल चांस रहेगा सबका कि वो सेलेक्ट हो जाए एज ए सैंपल के तौर पे। अच्छा, दूसरा बेस्ड ऑन संभावना पे डिपेंड करता है। क्या बोला? अगर क्लास में 100 बच्चे थे तो मुझे ये बताओ, 10 तक मैथ्स पढ़ी है? अगर क्लास के अंदर 100 बच्चे थे, करण की कितने चांसेस है सेलेक्ट होने के? 1/100। 1/100 मतलब 100 पर्चियां हैं, उसमें से करण का सिर्फ एक चांस है कि वो सेलेक्ट हो सकता है। भैया बात खत्म है। मतलब ये पूरी सैंपलिंग किस पे होती है? संभावना के ऊपर चलती है। इसमें आप किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन, पार्शियलिटी, पर्सनल बायस नहीं कर सकते। सबके इक्वल चांस रहेंगे सैंपल के तौर पे सेलेक्ट होने का। क्लियर? आगे बढ़ सकता हूं? क्या लिखा है? एक्यूरेसी कैन बी, क्या लिखा है? असेस्ड। मतलब क्या है इसका? जो सैंपल चूज कर रहा है उसको कोई ये नहीं कह सकता कि तुमने चीटिंग करी है। क्यों? क्योंकि चूज करने वाले को ही खुद नहीं मालूम था कि वो जो पर्ची उठा रहा है उसमें क्या लिखा होगा, नहीं पता उसे। क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टिगेटर या जो भी जिसने भी उस पर्ची को उठाया वो अपने आप में बिल्कुल एक्यूरेट था कि वो किसी तरह की बेईमानी नहीं कर रहा है। उसकी एक्यूरेसी क्योंकि सबके सामने आ रही है कि सारे के सारे नाम पर्ची के अंदर बंद थे, उसे नहीं पता था कि उसका नाम लिखा है या नहीं लिखा है। बात समझ आ रही है? मैं इसको सेलेक्ट करना नहीं चाहता था, पर्ची उठाई और इसका नाम नहीं आया, इसका नाम आ गया। तो क्या लोग मुझे ये बोल पाएंगे तुम तो पहले ही चाहते थे कि वो सेलेक्ट ना हो, देखो नहीं हुआ? क्या बोल पाएंगे? क्यों? क्योंकि पर्ची क्या थी? पर्ची क्या थी? बंद थी। और मैंने रैंडमली 100 में से किसी एक को उठा लिया, इसमें इसका नाम नहीं आया और मैं चाहता भी था कि इसका नाम, लेकिन कोई मुझे देख के ये नहीं बोलेगा कि तुमने बेईमानी करी है, तुमने इसके साथ में भेदभाव करा है। अबे कैसे कर दिया? सारी पर्चियां बंद थी, मैंने कोई भी उठा ली, वो तो इत्तेफाक की बात है कि उसका नाम नहीं आया। तो मैं अपनी एक्यूरेसी वहां पे साबित कर सकता हूं कि मैंने किसी तरह का मतलब बेईमानी या चीटिंग नहीं करी। नहीं तुम तो नफरत करते हो इससे, इसलिए नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बात समझ आ रही है? अच्छा, किसके एक्यूरेसी की बात हो रही है? जो चूज कर रहा है, तो किसी तरह की बेईमानी, वो एक्यूरेट है अपने चॉइस करने में। नेक्स्ट, इंक्रीजिंगली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। क्या मतलब है कहने का? ये सैंपलिंग तब ज्यादा अच्छी हो जाती है, बेहतरीन होती है, जैसे जैसे सैंपलिंग की संख्या बढ़ती है। अभी मैंने एक सैंपल निकाला। क्या बोला? एक सैंपल निकाला। वो एक सैंपल मेरे को पूरी की पूरी पॉपुलेशन की कुछ हद तक सही सही जानकारी दे सकता है। 50% दे भी सकता है, 50% नहीं भी दे सकता है। बात समझ आई है? मैंने सेकंड सैंपल और निकाल लिया। क्या अब चांसेस बढ़ चुके हैं कि मुझे पॉपुलेशन के बारे में कुछ हद तक सही सही जानकारी मिल सकती है? जैसे जैसे सैंपल्स की संख्या, एक निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला, 4 निकाला, 5 निकाला, 10 तक निकाल लिया। क्या जैसे जैसे सैंपल्स बढ़ रही हैं, क्या वैसे वैसे चांसेस हैं कि मुझे वो पूरे के पूरे यूनिवर्स के बारे में कुछ हद तक सही सही जानकारी दे सकते हैं? आप समझो इस बात को। आप मुझे, मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको ढंग से क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या सुनना? खाली 100 में से एक सैंपल निकाला। चलो मैं एग्जांपल देता हूं। क्लास में कितने बच्चे थे? 100 बच्चे थे। मुझे मालूम करना ये क्लास पढ़ने में सही है या बेकार है। मैंने खाली एक सैंपल निकाला, एक बच्चे के मार्क्स निकाले, उसमें से लिखा था 100 में से 0। उस बच्चे के नंबर क्या थे? 100 में से। क्या उस एक बच्चे को देखकर, उस एक बच्चे को मैंने क्या माना? सैंपल माना। क्या उसके मार्क्स देख के ये अनुमान लगाना सही है कि पूरी क्लास ही ऐसी होगी? नहीं। अच्छा, सेकंड निकाला, वहां लिखे थे 5 नंबर। अब देखो सैंपल की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। थर्ड निकाला 6 नंबर 100 में से। पांचवा निकाला 10 नंबर। सातवां निकाला 12 नंबर। 10 निकाल लिया और सबके नंबर अंडर 20 थे। क्या अब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यार क्लास तो कुछ हद तक लग रही है कि डफर है? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सैंपल्स की संख्या बढ़ रही वैसे वैसे आपकी इंफॉर्मेशन क्लास को लेकर थोड़ी बहुत क्लियर हो पा रही है। तो देखो यह पॉइंट क्या लिखा है? पॉइंट लिखा है कि जैसे जैसे सैंपल्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आपको पॉपुलेशन की कुछ हद तक सही सही जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। एक बच्चा डफर है, हमको बात समझ में आती है। दूसरा भी हो सकता है,
क्या पता कि तीसरा वाला भी ऐसा हाथ लग गया जो क्या डफर है यार, लेकिन 10 सैंपल ऐसे ही निकलने, इसका मतलब है कि क्लास की स्थिति पढ़ने में सही नहीं है। बात समझ आ रही है? नहीं क्लियर हुआ? कि सैंपल की संख्या कम रहेगी ना, तो उसको देख के एस्टिमेट लगाना मुश्किल है, लेकिन जब सैंपल की संख्या बढ़ती है और रिजल्ट अगर सेम मिलता रहे, सारे फेल है, इसका मतलब है क्लास में कुछ गड़बड़ है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब ये बताओ कि इंडियन गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल कैसे करती होगी रैंडम सैंपलिंग का। एक गांव है या मान लेते हैं कि ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर 500 मकान है। ध्यान सुनना, 500 मकान है, 500 मकानों की स्लिप बनाई इंफॉर्मेशन के बेस पर और एक मटके के अंदर डाल दी। हमें 10 सैंपल निकाल लिए, ये घर पुअर, ये घर पुअर, ये घर पुअर। जैसे जैसे सैंपल निकल रहे हैं घरों के, क्या अब ये काफी हद तक क्लियर हो रहा है कि हाँ भाई अगर इतने सारे सैंपल पुअर हैं, इसका मतलब है कि ये ब्लॉक ही पुअर है। लेकिन सिर्फ एक पर्ची को निकालकर अगर मैं देखता पुअर, तो उसके बेस पे वो जज करना मुश्किल था कि सारे पुअर होंगे। लेकिन जैसे जैसे सैंपल्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे रिजल्ट भी क्लियर हो रहा है कि हाँ भाई ज्यादातर अगर घर यहाँ पुअर ही है, इसका मतलब ये पूरा ब्लॉक ही कैसा है, गरीब है। हाँ है ना? गवर्नमेंट इसका यूज करती है ऐसे। बात समझ में नहीं आ रही? देखो स्टैटिस्टिक्स इसलिए नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि सिलेबस में है, हम पढ़ क्यों रहे हैं कि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस्तेमाल होता है, गवर्नमेंट इसका यूज करती है। हर गेम के अंदर रैंडम सैंपलिंग का यूज होता है। गेम स्पोर्ट्स आपके सैंपल के तौर पे ले लेते हैं, आया ना? कैसे? अच्छा, उन्होंने बोला कैसे। एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11। किसमें, कौन से गेम में? हाँ जी, क्रिकेट में कितने होते हैं? 11 प्लेयर है। एक प्लेयर को रैंडमली उठाया, उसका देखा बैटिंग परफॉर्मेंस, वहां लिखा था 3 मैच खेले और रन बनाए 10 जोड़ के। क्या उस एक प्लेयर के बेस पर वो प्लेयर सैंपल है? क्या उसका देख के क्या ये अनुमान लगाना सही है कि पूरी टीम बेकार है? क्या पता कि वो बॉलर हो और हम उसका बैटिंग देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं सैंपल और निकालता रहूंगा, और अगर 5 सैंपल निकल गए कि ये बैट्समैन 10 रन से पहले पहले आउट, अब टीम के बारे में कहीं ना कहीं एस्टिमेट लगाना सही है कि टीम खेलने में उतनी अच्छी शायद नहीं है। लेकिन एक बैट्समैन या एक बॉलर का परफॉर्मेंस देख के मैं पूरी टीम के बारे में ये जजमेंट नहीं कर सकता। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? रैंडम सैंपलिंग का इस्तेमाल हर जगह होता है, और स्पेशली कहां होता है? जहां पे साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी बिग, जिसको आप इंडिविजुअली स्टडी नहीं कर सकते। आपको समझ आ रहा है? करण पूछूंगा नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या है, इसके कमियां भी है, जरा पढ़ना क्या लिखिए। अनसुटेबल कहां पर है? जहां पे क्या हो जाए, सैंपल आपके स्मॉल हो। स्मॉल का मतलब क्या होता है? छोटे सैंपल मतलब क्या है? अगर आप सैंपल कम ले रहे हो तो स्टडी करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप रिजल्ट गलत निकाल सकते हो। जैसे एक बैट्समैन का ले लिया मैंने परफॉर्मेंस, देखा 0 पे आउट हुआ, पूरी टीम बेकार है। टीम बेकार है, ऐसे कैसे हो गया? तो अगर सैंपल कम है तो रिजल्ट भी आपके गलत निकल सकते हैं, नहीं है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्जांपल दो फिर से, क्या एग्जांपल दोगे? ब्लॉक था, वो पूरा ब्लॉक, 500 मकान थे, सिर्फ 3 घर के सैंपल निकाले। संख्या कम है, कहां 500 मकान और कहां सिर्फ 3 सैंपल निकाल रहे हो। 3 सैंपल निकाल के देखे गरीब गरीब गरीब, ब्लॉक गरीब है पूरा। क्या ये बात सही है? नहीं। 3 से क्या होता है? 500 मकान है, कम से कम 100 तो निकालो सैंपल। नहीं, अगर पॉपुलेशन का साइज कैसा है, बहुत बड़ा है, तो कम सैंपल निकालोगे तो रिजल्ट गलत निकल सकते हैं। 11 प्लेयर की टीम, 3 सैंपल निकलना काफी है। 500 लोग, 3 सैंपल। बात समझ आ रही है? जितनी सैंपल की संख्या क्या होगी, कम होगी, उतने रिजल्ट्स गलत ही निकलेंगे सैंपलिंग से। आगे बताना। अगर पॉपुलेशन का साइज कैसा है, लार्ज है, तो हर एक का नाम लिखोगे किस पे? पर्ची पे लिखोगे बैठ के। 1000 लोग हैं, अच्छा इसका नाम लिखो, पर्ची बंद। इसमें करते करते 1000 नाम लिखोगे, तो क्या वो मतलब कहने का कि अगर तुम्हारा यूनिवर्स का साइज कैसा है, तो भैया रैंडम सैंपलिंग वहां पे फेल हो जाएगी, क्योंकि वहां पे आपको बहुत टाइम लग जाएगा हर एक का नाम लिखने में। बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि रैंडम सैंपलिंग कहां पे कामयाब है? जहां पे साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज स्मॉल, ये वहां पे सक्सेसफुल होती है।
आगे ये तो हो गया पूरा। किसकी बारी? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। क्या बोला? मतलब क्या हुआ इसका? स्ट्रैटा मींस, देखो यहां पे एक वर्ड लिखा है, हम अपने पूरी की पूरी पॉपुलेशन को किस में बांट देंगे? होमोजेनियस ग्रुप्स में, जिसको हम कहते हैं स्ट्रैटा। क्या कहते हैं? स्ट्रैटा कहते हैं। अब एग्जांपल देके बताऊंगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। बोलूं? ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका इस्तेमाल कैसे करती है उसका भी एग्जांपल देके बात करूंगा। क्या करना है हमें? हमें एक पॉपुलेशन को स्टडी करना है, लेकिन उससे पहले हमें उसको होमोजेनियस ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। सर हमें समझ में नहीं आया, आप कहना क्या चाहते हैं? एग्जांपल दे दूं, इसको रब कर दूं। एक जैसे एक जैसे एक जैसे एक जैसे बात करें। एक कॉलेज के अंदर कितने बच्चे हैं टोटल? 400 स्टूडेंट्स। क्या है? और हमें यह जानना है कि इन बच्चों का पढ़ने में परफॉर्मेंस कैसा है। बट एक प्रॉब्लम यह है, अच्छा ये 400 क्या है? हमारा पॉपुलेशन या क्या है? हमारा यूनिवर्स। बात समझ आ रही है? संख्या ज्यादा लगती है। हाँ। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम यूज करेंगे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। हम थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे? हम चले गए प्रिंसिपल के ऑफिस। हम कहां चले गए? प्रिंसिपल के ऑफिस। हमने कहा सर 400 बच्चे हैं, हमको ना जानना है कि आपके बच्चों के ना पढ़ाई के मामले में परफॉर्मेंस कैसा है। उन्होंने कहा सर कोई बात नहीं, बच्चे बाहर ही खड़े होंगे, जाके उनसे पूछ लो कि उनका रिजल्ट कैसा रहा। हमने कहा नहीं सर, हम पागल नहीं है, हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने बोला मतलब? हमने बोला 400 बच्चे हैं ना, सबके पास अपनी अपनी स्ट्रीम्स भी होंगी। चलो इसको हमने 300 मान लिया। क्या मान लिया? वो बोला हाँ जी स्ट्रीम तो है। कौन कौन सी है? एक तो साइंस है, एक कॉमर्स है और एक ह्यूमैनिटीज है, मतलब आर्ट्स है। हमने कहा ओके सर, हमें जानना यह है कि हर एक स्ट्रीम में कितने कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इसको बांटा हमने साइंस में, क्या बांटा? कॉमर्स में, और किस में बांटा? आर्ट्स में बांट दिया। और चलो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि साइंस में भी 100 बच्चे थे, इसमें भी 100 बच्चे थे, और इसमें भी कितने बच्चे थे? 100 बच्चे थे। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? क्लियर नहीं हो रहा है? आप बताओ। 300 बच्चे थे पूरे के पूरे कॉलेज में। 100 बच्चे किसमें थे? साइंस में। 100 किसमें थे? कॉमर्स में। 100 किसमें थे? आर्ट्स के अंदर। हमने क्या किया? साइंस वाले हमने अलग कर दिए, मतलब दिस इज होमोजीनियस। अब इसमें 100 बच्चे सारे के सारे साइंस वाले ही होमोजीनियस हो गया। इसमें सारे के सारे कॉमर्स वाले, इसमें क्या है? आर्ट्स वाले। क्या अब इनके बारे में स्टडी करना आसान रहेगा? तो ये जो मैंने कांड कर दिया है यहाँ पे, ये जो मैंने कांड कर दिया है, ये जो लिखा हुआ है मैंने, इसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रैटा कहते हैं। क्योंकि अब ये जो ग्रुप्स हैं ये कैसे हैं? होमोजीनियस बन चुके हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अब इनके बारे में स्टडी करना क्या हो गया हमारे लिए? आसान हो गया। अब इस 100 में से हम कुछ सैंपल निकालेंगे, इसमें से कुछ सैंपल निकाल लेंगे, और इसमें से कुछ सैंपल निकाल लेंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो उससे क्या हो जाएगा? हमारे पास साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीमों के जो रिजल्ट का एक ब्लूप्रिंट आ जाएगा कि हाँ भाई बच्चे पढ़ने में शायद ऐसे हैं। चलो मान लिया 10 सैंपल यहां से निकाल लिए, 10 यहां से, 10 यहां से निकाल लिए, बात खत्म हो गई। मतलब 300 बच्चों में हमने कितने निकाल लिए सैंपल? 30 निकाल लिए। और वो भी हमने 30 किसी एक से नहीं, 10-10 हमने अलग अलग स्ट्रीम से निकाले। क्या अब इनको पढ़ना आसान रहेगा? दिस इज नोन एज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। आपको क्या ये अच्छी लगी? बढ़िया लगी? अब ये बताओ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका इस्तेमाल कैसे करती होगी? क्या करती होगी? हाँ, पूरा पॉपुलेशन देश का क्या है? पूरा का पूरा जनसंख्या है। गवर्नमेंट को ये मालूम करना है कि हम किसके लिए गेहूं चावल उगाएं, क्योंकि आबादी के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो गरीब नहीं है और ऐसे लोग भी हैं जो गरीब हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला काम करते हैं, जो आबादी अपनी बेसिक नीड पूरी नहीं कर पा रही उनके लिए बनाते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। जो लोग इसके नीचे आ रहे हैं, हमें चावल गेहूं सिर्फ उसके लिए ही उगाना है। हाँ या ना? जो लोग बीपीएल से नीचे आ रहे हैं वो गरीब हैं, जो लोग उससे ऊपर आ रहे हैं वो अमीर नहीं लेकिन वो गरीब भी नहीं है।
बीपीएल से जो क्या आ रहे हैं ऊपर, वो क्या नहीं है, अमीर नहीं है लेकिन गरीब भी नहीं है। तो किसके लिए ज्यादा चावल, गेहूं, आटा या तेल गवर्नमेंट को ला के रखना पड़ेगा? उन लोगों के लिए जो बीपीएल के नीचे आ रहे हैं। तो ये दो अलग अलग भावों के अंदर बांटना, दैट वाज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। क्लियर हुआ नहीं हुआ? स्ट्रैटा का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस ग्रुप। ऐसे ग्रुप जिसके अंदर जो भी आइटम है उनका नेचर कैसा है, बिल्कुल सेम है। जैसे इसमें क्या था, 100 बच्चों में सारे के सारे साइंस वाले ही होंगे, इसमें कॉमर्स और इसमें आर्ट्स वाले बच्चे। फिर हमने इनमें से एक एक सैंपल निकाल लिए। कितना निकाले? 10 यहां से, 10 यहां से, 10 यहां से। तो 300 की आबादी में से 30 सैंपल निकलना, ठीक है। और इन्हीं को देख के हम एटलीस्ट ये जज कर सकते हैं कि हाँ भाई इनका पढ़ने में परफॉर्मेंस कैसा है। अब देखो यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इसमें से जो तुमने 10 निकाले हैं ना, इनका परफॉर्मेंस इनसे अलग होगा क्योंकि इनकी स्ट्रीम थोड़ी सी टफ पड़ जाती है। इनका परफॉर्मेंस इनसे क्या होगा, क्योंकि इनकी स्ट्रीम इनसे क्या पड़ जाती है, टफ पड़ जाती है। तो अब जजमेंट करना आपके लिए काफी आसान रहेगा कि हाँ भाई ये जो 10 निकले हैं, अगर इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इनके पास साइंस स्ट्रीम है, इनका अलग है। बात समझ आई? लेकिन अगर आप सीधा इसको स्टडी कर रहे होते और अगर 2-3 बच्चे आपके हाथ में साइंस के सैंपल लग गए होते तो आप क्या बोलते, पूरे 300 बच्चे पढ़ने में बेकार है, ऐसी तैसी में जाओ। डाउट? ग्रुप ये पूरा नहीं है, ये 300 तो क्या है तुम्हारा, दिस इज योर व्हाट पॉपुलेशन, लेकिन ये इंडिविजुअली क्या है, स्ट्रेटाज है, होमोजीनियस ग्रुप्स है। डाउट नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके मेरिट्स पे। मोर रिप्रेजेंटेटिव्स सैंपल्स, क्या मतलब है कहने का? सबसे पहली बात तो यह है कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के अंदर आपको सैंपल्स बहुत सारे मिल जाते हैं। यहां 10 मिले, यहां 10 मिले, यहां 10 मिले, तो कितने मिले? जितने ज्यादा सैंपल मिलेंगे उतना ज्यादा पॉपुलेशन के बारे में आप अच्छे से जान पाओगे। नहीं ऐसा? ये इसका बेनिफिट हो गया। फिर क्या लिखा है, पढ़ो। ग्रेटर एक्यूरेसी, जितने ज्यादा सैंपल्स उतनी सही सही इंफॉर्मेशन, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। नहीं है? नेक्स्ट, मतलब क्या क्या लिखा है? कन्वीनियंस मतलब क्या होता है? आसानी। अब इन सारे के सारे सैंपल्स को पढ़ के जजमेंट करना काफी आसान। इसका मतलब क्या होता है? आसानी होना, इजी हो जाना। नहीं है? क्या तुम्हारा पूरा मामला आसान हो गया? हाँ। नेक्स्ट पढ़ो। सुटेबल वेयर पॉपुलेशन इज, ये पूरे को स्टडी करना आसान नहीं था, इसलिए हमने इसको स्ट्रेटास के अंदर बांट दिया, जिससे क्या होगा, स्टडी करना काफी आसान हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग वहीं पे कामयाब है जहां पे यूनिवर्स के अंदर आइटम्स की संख्या बहुत सारी होती है। नेक्स्ट, मोर टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों सर? पहले आपने ये देखा, फिर आपने इनको बैठ के बांटा, फिर आपने सैंपल निकाले होंगे, फिर आपने इनको आपस में कंपेयर किया होगा। इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग यार। अच्छा, ये तो उसमें आगे चले गए। फुल नॉलेज इज रिक्वायर्ड। आपको स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग करने के लिए इसके बारे में पूरी की पूरी नॉलेज। कैसे? आपने क्या मालूम किया? 300 बच्चे, जिसमें 100 बच्चे साइंस के, 100 किसके हैं? 100 किसके हैं? इसका मतलब है कि इस पर भी तो आपका टाइम गया होगा, और इस पर टाइम आपने लगाया, इसका मतलब है कि अब आपको 300 बच्चों के बारे में क्या है, फुल नॉलेज है। लेकिन अगर फुल नॉलेज अगर आपको नहीं होगी तो सर आप स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग नहीं कर पाएंगे। क्या पता कि अगर आपने मान लो इसका इस्तेमाल ना किया होता, आपने रैंडमली कोई भी 30 बच्चे उठा लिए होते, तो इसमें पक्की बात है कुछ बच्चे साइंस के होते, कुछ बच्चे कॉमर्स के और कुछ बच्चे आर्ट्स के, और आपका जजमेंट गलत हो जाता। नेक्स्ट, ये तो हो गया। ओनली होमोजीनियस, ये वही कामयाब है जहां पे पॉपुलेशन होमोजीनियस होगी, और नहीं है तो पहले उसे होमोजीनियस बनाओ। अगर वो हेट्रोजीनियस है तो पहले उसे होमोजीनियस में कन्वर्ट करो। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये जो 300 था, क्या ये हेट्रोजीनियस था? इसमें साइंस के भी थे, कॉमर्स के भी थे, और हमने बैठ के पहले उनको होमोजीनियस में कन्वर्ट किया, जिसमें हमारा टाइम चला गया होगा। ये कमियां है इसकी। कोई डाउट? आपको रैंडम सैंपलिंग और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में से सही कौन सा लगा? दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेसी स्ट्रैटिफाइड में होती है। बात समझ आ रही है? बाकी हम जो है बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। किसमें? इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग। यस, क्योंकि पहले वाले में क्या था, सिंपल रैंडम में क्या था,
आपको कोई अलग से स्टेटस नहीं बनाने थे, सीधा उठा के गए सैंपल उठा लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन उसमें फिर एक्यूरेसी भी नहीं आ पाती। बाद में करें इसको, चलो।